अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा इसमें ना एक वैल्यू सही नहीं है, ये जो वैल्यू आपके पास है ना 116, ये 116 नहीं 106 है, ये वैल्यू 106.19 है। अब आपका सवाल हो जाएगा, अब इसका तरीका कार देख लें। जब भी आपने इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है, ये CP1 गिवन है ना, ये बिल्कुल वही है, दोनों का डिफरेंस लेकर बेस पे डिवाइड करना। वो जैसे हम पहले करते हैं ना परसेंटेज चेंज, CPI होता ही परसेंटेज में है, तो ये बेसिकली वही सवाल है कि दोनों की चेंज लेकर बेस पे डिवाइड कर देना। जैसे सपोज दैट आपको चाहिए 2009 का, 2009 के लिए क्या करेंगे यार, इसका मतलब है CPI 1 माइनस बल्कि 2 माइनस CPI 1 डिवाइडेड बाय CPI 1, जो आंसर आएगा उसको 100 से, अब अपना कैलकुलेटर निकालें, 100 माइनस 104.96, जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड करोगे, किस पे डिवाइड करोगे, 100 पे या 104.96 पे? हाँ 104.96, तो कितना आ गया, -4.74। डन। नेक्स्ट 106.19 माइनस 100, क्योंकि ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, और जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर 6.1। फिर क्या करेंगे, 115.11 माइनस 106.19, फिर इक्वल के बाद जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड करेंगे, 106.19 पे, तो क्या आंसर आ गया 8.40। फिर उसके बाद 132.01 माइनस 115.11, जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 115.11 पे। गॉट इट। अब देखिए आंसर डी ऑप्शन का भी यही है, बस माइनस नहीं लिखा, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता है, कोई बात नहीं, बाकी किसी को ना समझ आया हो, बाकी सबको समझ लग गया। ये मेन क्या था कि उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई है। अगर 100 से आंसर बढ़ रहा है तो कीमतें बढ़ रही होती हैं, 100 से आंसर कम हो रहा हो तो मतलब अगला आंसर कम हो रहा है तो कम हो रही है प्राइसेस, अगला आंसर बढ़ रहा है तो ज्यादा हो रही है। जैसे यहां से इन दोनों का डिफरेंस लिया, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय बेस क्या होगी, x1 या x2, x1। फिर आगे अगली दो वैल्यू ली, ये वैल्यू गलत लिखी हुई थी, 106 और 100 का डिफरेंस और डिवाइड बाय 100। नहीं बेस पिछला साल है, जो दो डिफरेंस ले रहे हो ना जिन दो का, उसका पिछला साल, ठीक है। वो तो आप लोग तो सिंपल इंडेक्स नंबर की बात होगी, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की थोड़ी बात होगी। जी जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो गया। जल्दी करिए, ये ना कि वैल्यू ठीक करनी है, असाइनमेंट में थोड़ी सी वैल्यू गलत लिखी हुई है, बस उसको ठीक कर लें, आपका आंसर हो जाएगा, या फिर किसी से समझ लेना, या रिकॉर्डिंग भी हो रही है। नहीं सर आपको ठीक समझाया, ये अगले बंदे का भी कांसेप्ट था। चले ये क्वेश्चन तो कल हमने कर लिया था, बाकी कल 50 क्वेश्चन किए थे। तो 51 ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग के हैं, ताकि उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। A factory produce two product X and Y, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है या जो हमारे वेरिएबल होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं X और ईच प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट A है और एक डिपार्टमेंट B। कहते हैं विच हैज कैपेसिटी, जब वो कैपेसिटी की बात करते हैं ना, डिपार्टमेंट A की कैपेसिटी है 1120, डिपार्टमेंट B की कैपेसिटी है 1400। सर मैं जाऊं? चलो A और B की कैपेसिटी उसने बता दी, ये बात तो क्लियर है ना।
फिर उसके बाद वो कहता है कि प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 7 आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड 4 आवर्स डिपार्टमेंट बी। फिर वाई रिक्वायर्ड 8 आवर्स डिपार्टमेंट ए और 5 आवर्स डिपार्टमेंट। समझो ये आपका आंसर लिखा हुआ है 7x plus 8y less than or equal to 1120, 4x plus 5y less than or equal to 1400। तो ढूंढ लो अपना आंसर। डेल्टा 7x plus 8y 4x plus। बिल्कुल ऐसे नीचे वाला सवाल भी कुछ इस तरह का ही है। A factory produce two product x and y, proposes two department M1 M और N इसमें कह दिया, वही 1120 वही सारा डाटा 7 आवर्स एंड 4 आवर्स। थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, यहां पर ही हम कर लेते हैं एक्स वाई एम और एन। कैपेसिटी टोटल तो सेम है, ए के 7 घंटे, एम के 7 घंटे और एन के 4। फिर कहता है बी प्रोडक्ट 8 घंटे इसके और डिपार्टमेंट एम के और 5 घंटे। लॉजिक 7 plus 8 4 plus 5 इसका भी डालता है। फिर ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर उसने कंस्ट्रेंट फंक्शन पूछा हमसे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? या तो प्रॉफिट होता है, या कंट्रीब्यूशन होता है, या कॉस्ट होती है। कहता है जी 500 प्रॉफिट है एक्स का और 700। जब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछे ना, काम बहुत आसान हो जाता है। बाकी सारा क्वेश्चन इग्नोर करो, अपने ऑब्जेक्टिव पे जाओ और उनको प्लस करके लिखो। इसका बीटा है। Khan is planning to invest in a scheme whereby he would be required to invest 130,000 annually at the start of the year for 5 years. If the interest rate is 13% compounded annually, what amount would he receive at the end of a 5th year? Clear है? Annual due का S find करना है। Annual due का अगर किसी ने किया तो आंसर बता दे, वरना आगे चलते हैं। पता तो चल गया ना सवाल का। आगे Which of the following statement is correct about less pair price index number? अच्छा, less pair price index number की मैं बातें बता देता हूँ सारी। less pair के अंदर बेस ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, उसका डिनोमिनेटर ईयर टू ईयर चेंज नहीं होता, और लॉ ऑफ डिमांड को वो फॉलो नहीं करता, और ना ही वो किसी की सपोर्ट करता है कि जी प्राइसेस कम हो रही हैं, जो चीपर चीजें उनको खरीदो। ये लेस पेयर के बारे में बातें। पाशे के बारे में करंट ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, ईयर टू ईयर उसकी क्वांटिटी अपडेट होती रहती है, वो फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड को, और ये सपोर्ट करता है कि भाई वो चीजें खरीदे जो चीपर। ये पाशे के बारे में बात। कहता है इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट पीपल विल बाय लेस ऑफ दोज आइटम व्हिच हैव राइजन इन प्राइसेस। कहता है इट फेल्स, ये बात ठीक लिखी हुई है इसके बारे में, ये गलत है। लेस पेयर के बारे में ये सही है, ये गलत है? सही है। यही तो बात है कि ये सपोर्ट नहीं करता, ये फेल है उस मामले में। द डिनोमिनेटर एंड द लेस पेयर हैज टू बी रिकैलकुलेटेड। गलत, पाशे में होता है ये। इट बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी, नहीं, मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी पाशे में होती है। और इट टेंड्स टू अंडरस्टेट इन्फ्लेशन, गलत, ये इन्फ्लेशन ओवरस्टेट करता है। तो पहला ही आंसर इसका ठीक है। फिर लेस पेयर के बारे में दोबारा बात, कहते हैं इट हैज फोकस व्हिच इज बेस्ड ऑन द चीपर आइटम बॉट, गलत होगी बात। द डिनोमिनेटर इज द लेस पेयर हैज टू बी रिकैलकुलेटेड, ये भी गलत। इट इज बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट, इट टेंड्स टू ओवरस्टेट इन्फ्लेशन। फिर लेस पेयर की बात करता है, इसमें क्या आएगा? बीटा। लेस पेयर प्राइस डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। फिर उसने पाशे को पकड़ लिया, कहता है इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द विल बाय लेस। कहता है ये फेल है, लेकिन ऐसी बात गलत है। द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज, तो इट बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी। बाकी तीनों बातें उसने लेस पेयर की लिखी हुई। हाँ जी, इसमें उसने कहा है कि जनाब आपने लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है।
इसमें आपका जो डाटा है वो 2002, ये हो गया आपका पी नॉट, ये हो गया पी एन, और ये हो गया क्यू नॉट। डन। आगे आपने सिंपल करना है समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। हो जाएगा सवाल ये? Yes, sir. याद है ना ये? वैसे भी अभी फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद है अमान वांट्स टू सेव मनी ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years in order to meet the expenses to be incurred in higher education of his son. He has recently invested a sum of rupees 100,000 and further 20,000 at the end of। सवाल तो आपको समझ लग गया होगा। 1 लाख रुपया इकट्ठा दे दिया और 20,000 हर क्वार्टर में देना है। कहते हैं which of the following amount will be available after the end of 8th year if the rate of interest is 8% compounded quarterly। पहले 1 लाख का एस फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए। उसके लिए फार्मूला लगेगा 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4n। फिर 20,000 के ऊपर लगेगा एनुटी का, उसका फार्मूला लगेगा एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4n माइनस 1 ओवर आई ओवर। इन दोनों की फ्यूचर वैल्यू को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 रिपीटेड क्वेश्चन है। विच डाटा इज कलेक्टेड स्पेसिफिकली ऑन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड रॉ डाटा। रिजल्ट ऑफ सैंपलिंग इंक्वायरी और सेंसस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। The data which is relevant to the investigation but was collected previously for some other purpose is called secondary data। कहता है B and C both। तो कौन सा है B and C? ये ज्यादा रेलिवेंट आंसर है। A U-shaped curve depart from the symmetry and the frequency tends to pile up on one or the other end। कहता है या एक साइड पर होता है या दूसरी साइड पर होता है। पाइल अप का मतलब होता है जो कर्व यू शेप है ना ऐसे, वो कहता है कोई एक साइड होती है, लेकिन इसकी तो दोनों साइड होती है। नेक्स्ट वो कहता है रिप्रेजेंट वैल्यूज आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम वैल्यू। गलत। हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकरिंग ऑन द बोथ एंड्स एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। Tuba Furniture manufactures chairs and tables. The sale price and the cost of the two articles are this। उसने सेल प्राइस भी दे दी। आर्टिकल हमारे पास है C और T, ये आपको हो गया वेरिएबल्स, ऐसे करते हैं ना वेरिएबल्स। उसकी कॉस्ट बताई हुई है 700 और 1200। सेल भी बताई हुई है, सेल मैं ऊपर लिखने लगा हूं ताकि नीचे जगह बच जाए। सेल कितनी बताई हुई है सी की 850 और 1300। कहता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम इज रिक्वायर्ड 3 and 4 hours फॉर ईच चेयर एंड टेबल। ये सी चेयर है और टी टेबल है। लेबर 3 घंटे 4 घंटे। कहता है टी एफ हैज द लेबर फोर्स 20 वर्कर्स ईच कैन वर्क मैक्सिमम 180 आवर्स। कहते हैं उनके जो 20 बंदे हैं और हर बंदा ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकता है 180 घंटे। इसका मतलब है उसके पास मैक्सिमम आवर्स कितने हुए 180 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कैपेसिटी कितनी हुई 3600 की। आगे वो कहता है द टोटल फंड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज 4 मिलियन। कहता है उसके पास टोटल जो पैसे हैं वो भी 4 मिलियन है, मतलब ये खरीदने के लिए 4 मिलियन से ज्यादा पैसे, क्योंकि वो जो फंड होगा उसी से उसकी कॉस्ट पूरी करेगा ना। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द परचेज। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ फिर? ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ, कहता है आपने द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव हो गया 850 प्लस 1300। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है। और उसके बाद ये कौन सा आंसर बना इसका 850 1300 700 और 3600।
A museum wants to determine the fee that should be charged from the visitor to enable it to earn revenue 40 million per annum. The administrator of the museum has estimated that 500 visitors visit the museum daily. Identify the size of the sample that would be needed at the 95% confidence interval. Error of claim does not exceed, error E को कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी सारी कहानी है. ये डाटा हमें काम का है, बाकी सारी कहानी है. Z अल्फा बाय 2 इसमें कितना है 1.96 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय E होल का. समझ लगे सवाल पढ़ के? अब ये इतनी बड़ी कहानी में सवाल वही होता है जो हमने किया होता है. कितना आंसर आ गया? 22.65. कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन. द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो करेक्ट है. द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज द सेम एज द पॉपुलेशन मीन, ये भी करेक्ट है. हमने क्या देखना है? नॉट करेक्ट. The standard deviation of the sample distribution is called standard error. Standard error. वो कहता है the standard deviation of the sample distribution mean is same as the standard deviation of the. ये गलत है, ये आंसर है. हाँ जी हाँ जी, ठीक होगी बात. तो आंसर ये है गलत, क्योंकि हमने नॉट करेक्ट देखनी है ना. स्टैंडर्डेशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ये बात ठीक है. सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर ही कहते हैं. आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किसे कहते हैं? बोला स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन. और अगर उसके आगे मीन नहीं है तो फिर इसके आगे भी मीन नहीं, तो इसका डेल्टा आंसर है, डेल्टा. Sampling distribution of mean has the mean equal to population mean, सही है. Is a normal distribution, ये भी सही है. Is obtained by all possible samples, ये भी ठीक है. All of the above. Normal distributions का repeated question है ये. Both tails of the distribution approach and meet the horizontal axis at a finite level. उसने क्या पूछा? Not correct, तो यही नॉट करेक्ट. हायर स्टैंडर्ड डेविएशन फ्लैटर कर्व होती है, बिल्कुल ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा कर्व उतनी फ्लैटर होगी, और जितना कम होगा उतनी स्टीपर होगी. द कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी कर्व किस पर डिपेंड करती है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे. ऑल आर द करेक्ट, नहीं सॉरी नीचे चले गया. द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व प्रोबेबिलिटी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. जो नॉर्मल कर्व है ना वो डिस्क्राइब बाय मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं, म्यू और सिग्मा. फिर वो कहता है कि जनाब फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहता है करेक्ट क्या है? एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 100% होता है, फ्लैटर कर्व हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और कर्व ऑब्टेन होती है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से. ऑल ऑफ द अबव. वो कहता है 6 इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, 12 अकाउंटिंग की हैं. द स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट 2 बुक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ देम आर इकोनॉमिक्स बुक्स. 6C2 क्या या अकाउंटिंग, दोनों इकोनॉमिक्स की हूं या दोनों? अगर दोनों इकोनॉमिक्स की हैं 6C2 डिवाइडेड या प्लस दोनों डिवाइडेड बाय 18C2. दोनों इकोनॉमिक्स की हूं या दोनों अकाउंटिंग की हूं? दोनों इकोनॉमिक्स की हूं तो 6C2 या प्लस दोनों अकाउंटिंग की तो 12C2 डिवाइडेड बाय 18C2. कितना आंसर आ गया? डेल्टा. तो समझ लग गई है? मैंने एक शॉर्टकट में मारा है. इसके अंदर ये लिखना था 12C0, मैंने नहीं लिखा, और इसके अंदर लिखना था 6C0, क्योंकि उसका आंसर 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है.
उसके बाद आ गया जी while checking out and from departmental store a customer passes through 1 out of 12, ये तो वो C1 C2 वाला हो गया, ये तो याद आ गया ना, वो गेट से गुजरना है। आफ्टर हिज बिल इज वेरीफाइड वन ऑफ 3 V1 V2 V3, फिर E1 E2, वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है V1 या V2 से मिल जाए, पहले C1 से एंटर हो V1 या V3 और E2, तो ये है 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई इतराज तो नहीं है, याद है ना सब चीजें। तो अब आंसर क्या आ गया 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये 4 ये कैंसल हो गया, 1/27 1/20 100,000 adults are randomly selected from all Karachi and asked whether they drink at least 10 glasses of water each day. 45% answers yes, and the population and samples in the data is 1 लाख हो गया सैंपल और पॉपुलेशन हो गया पूरा कराची। कितना आ गया बेटा? ऑल adults in the Karachi, सैंपल 45% नहीं। Salim borrowed 500,000 from bank at a simple interest 2% per month. Simple interest 2% per month for a period of 3 years. The principal is payable in equally monthly installment along with the interest. Which of the following statement is correct? कहता है his monthly installment would be 23,000. क्या करेंगे? 5 लाख को P रखकर R फाइंड करके चेक कर लो कि R इतना आ रहा है या नहीं। दूसरा, he would pay 100,000 per annum in interest. क्या करेंगे? वो कहता है क्या वो सालाना इंटरेस्ट 1 लाख पे कर रहा है? फिर he would have paid an additional amount 300,000 at the end of 3 years. हम देख लेते हैं अगर इंटरेस्ट 8 लाख आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 5 लाख से 8 लाख तो 3 लाख है अगर आता है तो। और फिर वो कहता है कि at the end of the year 1 his balance principal amount would be rupees हेक्सा 3। इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने एक किस्त पे कर दी है ना, कहते हैं एक किस्त के बाद उसका रिमेनिंग लोन इतना बचा है। ये आपने खुद ही तरीका मैंने बता दिया है। करना क्या है, पहले इसका आर फाइंड कर लेंगे ना जी। अब ईयर 1 पर एक किस्त हम पे कर देंगे तो पहले 5 लाख की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें से एक किस्त माइनस करेंगे, अगर बाकी आंसर हमारा ये बनता है तो ये आंसर होगा। मतलब ये सवाल एक बहुत टेक्निकल सवाल होता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। वजह क्योंकि इसमें 4 दफा सवाल हल करके आंसर आता है और कोई बैक सॉल्व भी नहीं है। तो इसमें यही एक तरीका है, या तो ऐसा कर ले हिज मंथली इंस्टॉलमेंट वुड बी दिस, इस 23,000 का पी फाइंड कर ले, 5 लाख आता है या नहीं। ये भी तो वही चीज है ना कि अगर 23,000 का पी 5 लाख आ जाता है तो वो आंसर है। फिर वो कहता है 1 लाख 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 लाख 1 साल का, पहले 3 साल का फाइंड कर लें, फिर उसमें देख लें कि अगर 1 लाख इंटरेस्ट आता है या नहीं आता। ये तो नहीं आएगा क्योंकि 1 लाख, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर ना इंटरेस्ट चेंज होता है, एक जैसे इंटरेस्ट नहीं होता। टी टेस्ट में बी यूज्ड सैंपल मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। टी टेस्ट में बी यूज्ड फॉर किसकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करता है? पॉपुलेशन मीन। टेस्टिंग हमेशा पॉपुलेशन की होती है, कभी सैंपल की नहीं होती। 2% पर मारता है तो उसको ईयर में करेंगे 24। अगर आपने इसको लेना है ना उसके हिसाब से तो ये बेसिकली कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंपाउंडेड मंथली। अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है हाँ तो फिर तो सिंपल 24% 1 साल का, कम्प्लेक्स में मिल जाए। उसके बाद आ जाएगी 74 क्वेश्चन पे, which of the following statements is correct? Discounting estimates that present day equivalents of the future cash flow at the specified time in the future at a given rate of interest. यही आंसर पहले भी हमने किया हुआ है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू वो चीज है जो फ्यूचर में कुछ ऐसी अमाउंट होता है उसको प्रेजेंट में लाना होता है। फिर वो कहता है जी मल्टीप्लाई डिस्काउंट फैक्टर बराबर होता है कंपाउंडेड फैक्टर के, ये तो गलत है।
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज द रेसिपिएंट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। रेसिप्रोकल है ये, रेसिपिएंट नहीं रेसिप्रोकल, ये भी गलत है। प्रेजेंट वैल्यू फेल टू अप्रेज लार्ज प्रोजेक्ट, ये भी गलत है। अब होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल प्रोजेक्ट को अप्रेजल करने के लिए काम आती है, वो कहता है फेल्स टू अप्रेजल। Which of the following statement is correct regarding mode of the group distribution? Mode of the group data. Model class can be identified by preparing histogram. हो जाता है histogram से mod ही आता है। कहता है mod is a midpoint of the model class. नहीं, ये गलत है। Model class is the mode of the group frequency distribution. ये भी नहीं, क्योंकि model class वो model class है, mod नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बार चार्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग कॉन्टिन्यूस डाटा, नहीं, डिस्क्रीट डाटा। बार चार्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग डिस्क्रीट डाटा, और बार चार्ट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो डेल्टा आंसर है। क्या हिस्टोग्राम भी ऐसा हो सकता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली? नहीं, ऐसा रट्टे आप लोग अच्छे हैं। मेडिकल स्टूडेंट का यही फायदा होता है, रट्टा टका के बाहर में जाए कंसेप्ट, एक कंसेप्ट भी। फार्मास्यूटिकल कंपनी सेंट इट्स टीम इनटू रूरल एरिया ऑफ द कंट्री टू इंटरव्यू ऑल मदर्स विद चिल्ड्रन अंडर 2 years। कौन सी सैंपलिंग है? क्लस्टर। A wallet contains 50,000 and 5,500 rupees currency notes. 4 notes are drawn with replacement. और ये तो आंसर भी याद है। ये कैसे करना है भला? बाइनोमियल से। इसमें n कितना था? 4, p कितना था? 1/2, q कितना था? 1/2। याद है सवाल? ये करवाया क्लास में। और प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? x = 2। बस ये ट्रिक है इसके अंदर कि 2 क्यों? क्योंकि 2 करेंसी नोट 5, या तो 500 वाले को प्रोबेबिलिटी समझोगे या 1000 वाले। तो 1000 वाले भी 2 नोट है, 500 वाले भी 2 नोट है, तो प्रोबेबिलिटी x = 2 ही फाइंड होगी। हाँ जी, which of the following statements regard the value of correlation coefficient is correct? Coefficient of determination is the square of correlation coefficient. Coefficient determination must be always in the range of 0 to +. Both are correct. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। n कितना है? 7, p कितना है? 1/2, q कितना है? 1/2। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x > 1। प्रोबेबिलिटी 0 की फाइंड करके 1 में से ये नैना मैना वाला भी सवाल हमने कर लिया हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना आया था? 8%। क्या करेंगे? 8% ना 9.45। तरीका का 1.10 की पावर 6 माइनस 1.109 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। 1.1 की पावर 6 माइनस 1.09 की पावर 6। आगे आंसर 9.4। 5 डाइस रोल की है, तो p कितना हुआ? 1/6। q कितना हुआ? 5/6। एट लीस्ट appearing 3 at least one time, appearing 3 at least 1। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर क्या करनी है? x > 1। ये परेशानी हो जाती है कि कहीं कुछ लोग ना प्रोबेबिलिटी x = 3 लिख देते हैं। 3 डॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसकी अकरेंस कितनी होनी चाहिए? > 1। फिर वो कहता है जी इफ लेस पेयर इंडेक्स नंबर द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज। सही है। इन पार्शियल इंडेक्स नंबर द डिनोमिनेटर हैज टू रीकैलकुलेट। दोनों ही सही बात। कहते हैं आप लोगों की सैलरी है, मीडियन और मॉड फाइंड करना, ये आप लोग खुद ही कर लेना। मीडियन पता है ना, मिडल वैल्यू, और मॉड रिपीटेड वैल्यू। और अगर मिडल में 2 वैल्यूज आ रही हो तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड और अरेंज करना भी जरूरी है। कहता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ठीक बात है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज द सेम एज पॉपुलेशन। बोथ आर करेक्ट।
कहता है रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, कहता है ये बायस फ्री सैम्पलिंग होती है, नॉट सूटेबल होती है, दोनों ठीक। काई स्क्वायर का सवाल 88 क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर में आता है, ये मेकर में पहले भी किया है। इसमें एक तो टेबल की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे वो ये कल किया था मेरे ख्याल, यस सर, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी रिपीटेड है एंड ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, मीन सिमेट्रिकल ये भी, बोथ टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, ये भी रिपीटेड हो गया। ऑनलाइन बुक सिस्टम 2 in every 4 और 8 मिनट वाला ये भी हो चुका है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ये भी हो गया था कल। ये भी हुआ क्वेश्चन, इट लीड्स टू मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ये आ जाए, ये भी है, हो गया। 4 डिजिट वाला मुझे 1/70 आंसर आया था। रिग्रेशन लाइन फिट करनी आती है ना, सारी वैल्यू गिवन है, वो फार्मूला लगेगा इस पे, ये इंडेक्स नंबर है। कहता है वेरिएंस के बारे में सच्ची बात क्या है, कहता है ये स्मॉलर देन नहीं हो सकता स्टैंडर्ड, इट कैन नेवर बी स्मॉलर देन, बिल्कुल ठीक है, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड से कभी नहीं हो सकता, और इट कैन नेवर बी जीरो हो सकता है, तो इसकी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। रेंज और ये भी हो गया था, मीन अबाउट डाटा ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। इसमें हमने एक चीज ऐड करवाई थी कि 5 मिलियन वापस रिवर्स भी हमें मिलना है, ये ऐड कर लेना, ये भी हो गया। 7 to 45 वाला भी हो गया, टॉम एंड जेरी वाला भी हो गया। ये सवाल पे है, यही तो वजह होती है। अच्छा, जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो पेपर में भी रिपीटेड है, मतलब पेपर में भी वो बार बार आए, इसलिए वो बंदे को याद हो जाते हैं। अब वही है ना, अगर हम चले जाते ना तो ये सवाल आपको समझ नहीं लगना था। ये जो अभी हम 113 है, जो अच्छे लोग हैं वो तो कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं ना नया सवाल देखने से, वो डर जाते हैं। अब देखें, देयर आर 2 डिजिट नंबर, सवाल देखें, सवाल ये पेपर में आता होता है सवाल, देयर आर 2 डिजिट नंबर, कहता है कोई नंबर है उसके 2 डिजिट है, जैसे समझ लो वो नंबर कौन से हैं, जैसे कोई ऐसे 23 है ना, इसका मतलब हमने XY लिख लिया, कहते हैं 4 times the sum of its digits and 12 times the difference of its digits makes the number। क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर है एंड 4 times the sum of its digits and 4 sum x plus y 4 times and 12 times the difference, 12 into x minus, if the number is xy, उसने खुद ही कह दिया नंबर xy है, which of the following will be number after simultaneously solution, कहता है बताओ वो आफ्टर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के बाद वो किस तरह का नजर आएगा। सबसे पहले वो कहता है कि 2 डिजिट नंबर है, वो हमने लिख दिया XY, फिर वो कहता है एंड 14 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स एंड 12 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स मेक्स द नंबर। मतलब वो कहता है 4 into x plus y वो नंबर बना रहा है और 12 into x minus y वो नंबर बना रहा है। ये बात वो अंग्रेजी में लिख चुका है। कहता है उन दोनों के सम का 4 टाइम वो नंबर बन रहा है, वही नंबर xy है, और 12 टाइम उसका डिफरेंस वो नंबर बना रहा है। अब वो कहता है बताओ नीचे स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ना वो कौन सी करेक्ट है। अब सबसे पहले वो कहता है जी xy इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 4x।
12x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 12y। अब एक तरीका तो ये है कि इन सब को ना इस फॉर्मेट में ले आए। इसको मैं लिख देता हूं 4x प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स वाई, और इसको लिख देता हूं 12x माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स वाई। अब आप ना ये देखना है कि ऑप्शन में कि कौन सी ऑप्शन ये दोनों बन रही है। आ जाए जरा, सबसे पहले ये आ जाएगी 4x माइनस 4y, ये नहीं है क्योंकि 4 टाइम प्लस वाला कह रहा है। और यहां पर देखें ये चार्ली वाली ऑप्शन देखें, ये क्या मान रहा है? सही है। 4x 4y उधर ले जाए तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स वाई बन गया, और इसको भी उधर ले जाए तो 12x माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स वाई। नहीं समझ लगी? पता चल गया? क्योंकि उसने यदि ये अंग्रेजी पढ़ के ना ये थोड़ी सी परेशानी हो जाती है बच्चों को कि अजीब सा लिखा हुआ है। उसने क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ बोथ डिजिट्स 4 टाइम उस नंबर के बराबर है, और 12 टाइम उन दोनों के डिजिट्स का डिफरेंस उस नंबर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, 1000 रुपए आपने पहले महीने सेव किया एंड 500 मोर एवरी मंथ, हाउ मच टाइम ही नीड्स टू सेव 45,000। कहता है कितना टाइम लगेगा 45,000 सेव करने में। ये क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? अरिथमेटिक। कहीं फाइनेंस वाली फीलिंग तो नहीं आना शुरू हो गई थी? फाइनेंस में होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, और ये भी क्या कह रहा है? हर अगले महीने। इसमें आपके पास ए कितना है? 1000। डी कितना है? 500। और नीड्स टू सेव एस एन कितना है? 45,000। और एन फाइंड करना है। ए आ गया, डी आ गया, एस एन आ गया, तो सम का फार्मूला लिखेंगे और एन बाय वही आंसर है, वो इसमें से आपका आंसर आ जाए। समझ लग गया? तो ये अक्सर मिक्स हो जाता है। बस निशानी ये होती है कि जब इंस्टॉलमेंट चेंज हो रही होती है ना, तो वो अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल होता है। और अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट हो और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता, और वो क्या फाइंड करना है? वेरिएंस फाइंड करना है जनाब, कैलकुलेटर में पुट करके कर लेना। हाशिम इन्वेस्टेड 20,000 टुडे एंड विल विथड्रॉ अमाउंट आफ्टर 2 years। 2,20,000 आज जमा करवा के ना 2 साल बाद कहता है पैसे निकलवा दो। What will be the amount if he withdraw after 3 years at the rate of 12% compounded? कहता है कि पहले तो उसने, ये तो सिंपल है, कहता है उसने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो आप ऐसा करें 3 साल के लिए उसका एस फाइंड करके दे दें। कहते हैं एंड विल विथड्रॉ। हाँ, हो सकता है कि पेपर में सवाल ऐसा हो कि 20,000 जमा करवा के वो कुछ निकलवा लेता है, बाकी के पैसे तीसरे साल बाद निकलवाता है। ये सवाल इस तरह से बन सकता है, वरना ये तो सिंपल सवाल बन गया है। What will be the amount if he withdraw after 3 years? ये तो सिंपल क्या करेंगे? एस 3 साल का एस निकाल लेंगे। लेकिन अगर सवाल ऐसे आता, अच्छा सवाल कब बनता कि 20,000 जमा करवाया, 2 साल बाद 10,000 निकलवा लिया, तो हम क्या करते? इसका 2 साल के लिए एस फाइंड करते, उसमें से 10,000 निकाल देते, बाकी जो पैसे बचते उसका फिर 1 साल के लिए एस और फाइंड कर ले। सवाल समझ लग गया ना? तो ये सवाल वही है, जिस मुझे लगता है वही है, बाकी अगर जो मर्जी है। 7, 12, 14 और 21 ये तो सिंपल है। 7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 21 की होल पावर 1/3। इस तरह के हार्मोनिक में मीन के बड़े सवाल आते होते हैं, जिसको लिखना 3/1/this। ये आपने फाइनल असाइनमेंट में किए भी होंगे। फाइनल असाइनमेंट होगी सबकी सारी, सेंटर टेंडेंसी और रेगुलेशन कोरिलेशन। गुड। फिर ये रिपीटेड है जनाब, ये भी रिपीटेड है, लेकिन ये और एंड इन 1.5 million is made in a business 4 years and gain is 0.5 million। रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर कंपाउंडेड इंटरेस्ट, वो तो हम ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं ना, तो बताएं इसका फार्मूला मतलब क्या लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगना है। ये 0.5 आ जाएगा, p हमारे पास आ जाएगा 1.5, 1 प्लस आई हमने फाइंड करना है, टाइम आ गया 4 साल माइनस 1। या सिंपल
T रख लो 1.5 और S रख लो 2। क्या ऐसा कर सकते हैं? T रख लो 1.5, S रख लो 2, फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लगा दो, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर है। ये रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट इज दिस 4 years, ये भी रिपीटेड। और पेपर में आपने करने हैं, ये नहीं कि उधर भी लिखना ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, वहां पर करने हैं। ये देख लो, कहता which are the following about scatter diagram, it is important to establish which variable is independent before plotting। कहता स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमने एक्स एक्सेस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना होता है। कहता है इट माइट इंडिकेट अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन। बिल्कुल सही है, दोनों बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर अगला रिपीटेड हो गया, और ये सवाल तो बहुत ही रिपीटेड है, पेपर में भी रिपीटेड है। ये वन टेल का है, ये क्वेश्चन क्या है? वन टेल का। और ये सवाल के अंदर ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिस में नहीं है, जिसको पता है वही करता है। जैसे लिखा हुआ है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन लेस देन 0.7, मुझे बताएं ये H0 है या H1 है? H1। मैं ये सवाल करवा देता हूं, पेपर में ये सवाल आया हुआ है। ये लेस देन 0.7, P लेस देन 0.7, और ये P इक्वल टू 0.7 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, इसमें कोई मसला नहीं। अल्फा कितने? 10%। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। ये क्या हो गया? P बाद वो P सैंपल का। और ये जो चीज है ये पूरी PQ ओवर N अंडर रूट पूरा बताया हुआ है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट PQ ओवर N। मतलब जब आप लोग Z का फार्मूला लिखोगे ना, P बार माइनस P ओवर अंडर रूट PQ ओवर N, यही तो मसला है सवाल में, यही टेक्निकल बात है। P बार सैंपल का 0.684 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 0.0092 डायरेक्ट, क्योंकि ये वैल्यू जो गिवन है वो अंडर रूट PQ ओवर N है, टोटल वैल्यू। क्योंकि N उसने लिखा हुआ मोर देन 30, N अलग से नहीं बताया। तो कितना आ गया? माइनस 1.739। और अल्फा 10% पे कितना होता है? 1.28। 90 पर 1 टेल है ना, तो 0.5 में से माइनस 0.4 आएगा, और 0.4 1.28 है मेरे ख्याल में, 1.28। तो सबसे पहले वो कहता है कैन नॉट बी डिटरमिन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नॉट गिवन, गलत। कैन नॉट बी डिटरमिन बिकॉज सैंपल साइज इज नॉट गिवन, गलत। दोनों फाइंड तो हो चुके हैं। कहता है इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, तो हमारा 1 टेल है ना, तो ये लिख लें। माइनस लिखेंगे ना, साथ तो माइनस लिखेंगे, माइनस 1.28। और हमारी वैल्यू कहां पर आ रही है? माइनस 1.7 इधर आएगी। रिजेक्ट, तो रिजेक्ट इज नॉट। बात क्लियर होगी? चले जनाब, ये क्वेश्चन वही वाला है, 8% 10%। कहता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जानी है, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम एज द, ये गलत है, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर वो कहता है स्कैटर डायग्राम शो विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वो कहता है स्कैटर डायग्राम विजुअल रिलेशनशिप बताता है। विजुअल का मतलब होता है देखकर हम बता सकते हैं ग्राफ को, सही है। कहता है इट माइट इंडिकेट रिलेशन वेयर देयर इज नन, दोनों ठीक है। 8 बंदे रनर्स हैं, वो कहता है टॉप 3 रनर्स, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ पर्सन विंस दैट इफ ही सेलेक्ट द 3 पर्सन इन द करेक्ट ऑर्डर। 8 बंदे हैं, हाँ जी।
1/8, 1/7, 1/6। 4 डिजिट वाला हो चुका है आपका, 2 डाइस वाला भी है। If 2 dice are rolled, then the probability of appearing exactly 2 6, 1/36, क्योंकि 2 डाइस के ऊपर exactly 2 दफा 6 एक ही दफा ही आता है, तो 6 6 1/36। There are 85% chance of winning the match. Find the probability exactly 4 match out of n कितना 5, p 0.85, q 0.15, probability x is equal to 4। कहता क्या probability है कि वो exactly 4 मैच जीते। कहता मीन के बारे में कौन सी बात ठीक है, कहता मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, गलत। द बेस्ट सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द डाटा, ये सही है। मीन सबसे बेस्ट एवरेज समझी जाती है। अली इन्वेस्ट 2 million एंड गेट टू 0.2 million एड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है जब वापस मिलने हैं। और इफ n इज इक्वल 4, व्हाट इज द इंटरेस्ट? वो कहता है 2 मिलियन के ऊपर ये जो 5 मिलियन कितने टाइम का इंटरेस्ट है। Which of the following statement is correct? Semi interquartile range is a measure of dispersion. Semi interquartile range is a measure of dispersion or not? ये क्वार्टाइल डेविएशन का नाम लिखा हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन का नाम लिखा हुआ है। तो क्वार्टाइल डेविएशन डिस्पर्शन होता है या नहीं? डिस्पर्शन में क्या क्या आता है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो ये उसका ही तो नाम लिखा हुआ है। परसेंटाइल इज नॉट, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये वो मैना नैना की जगह अली काशिफ आ गया। सवाल वही है। 6 साल का ये कितना आया था? 9.45। करीम एंड जाफर इन्वेस्ट 2 इन्वेस्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके भी कोई 6 साल हैं। टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय मिस्टर एक्स इज 550,000। ये इंपॉर्टेंट, ये देख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय मिस्टर एक्स इज 5,50,000। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ₹270,000 and 100,000 respectively. Calculate his total contribution by मिस्टर। कंट्रीब्यूशन का फार्मूला किसी को पता है? कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस, तो रेवेन्यू कितना है? 5,50,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2,70,000। तो माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 280। ओके होगी बात? फिर वो लिखा which of the following statement correct regarding class boundary? There is no gap between the classes. क्लास बाउंड्री में क्लासेस के दरमियान में गैप नहीं होता। मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द वन क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सबसीक्वेंट क्लास। वो कहता है मिड पॉइंट क्या है? ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सबसीक्वेंट क्लास। ठीक है ये? चलो ठीक ही होगा। Which of the following statements is correct about population parameter? क्वेश्चन तो आपके पास है ना? टाइम क्या हुआ है? नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, बस मेरी शक्ल पहले मैं अंधेरे में बैठा होता हूँ। अच्छा फिर ये आप ऐसा करेंगे, अगले सवाल आप करके आइएगा, ठीक है? और अब इसका हमने करना क्या है?